हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च का। नर्सिंग रिसर्च का जो सारा सिलेबस है हम इस सीरीज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है रिसर्च के रिलेटेड वो पढ़ेंगे, जिससे आपको आगे इजी होगा। इंट्रोडक्शन। नर्सिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट। नर्सिंग को कंसिडर किया जाता है एक ओल्डेस्ट आर्ट की तरह। इट इज़ एन इवॉल्विंग प्रोफेशन which needs a continuously growing and expanding body of knowledge which can be developed only through research। नर्सिंग को ओल्डेस्ट आर्ट की तरह कंसिडर किया जाता है और ये एक इवॉल्विंग प्रोफेशन है। हमें पता है नर्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टार्ट किया नर्सिंग प्रोफेशन को, और आज नर्सिंग कहाँ पे खुद को इवॉल्व करते करते नर्सिंग आज हेल्थ केयर में एक बैकबोन की तरह रोल प्ले करता है, और इससे आगे कंटिन्यूसली ग्रो करने की ज़रूरत है और अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अगर हमें पता है आज अगर कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करती है और उसके बाद वो उसी 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 मॉडल में अगर नई चीज़ों को, नए अपडेट्स को, नए फीचर्स को नहीं डालेगी तो उसको लोग रिजेक्ट करते हैं। ऐसे ही हर एक प्रोफेशन को क्या ज़रूरत है, नई नई चीज़ों को एक्वायर करने की ज़रूरत। जो पुरानी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करके क्या करना है, नए नए नॉलेज को एक्वायर करना है। उसी तरीके से नर्सिंग में भी क्या कंटिन्यूस बॉडी की ज़रूरत है पेशेंट के आउटकम को बढ़ाने के लिए, और वो किस तरीके से डेवलप होगी, वो रिसर्च के थ्रू ही डेवलप होगी। अब हम ये पढ़ेंगे कि रिसर्च की मीनिंग क्या होती है। रिसर्च जो है दो वर्ड से निकला, एक री और दूसरा सर्च। री की मीनिंग की बात करें तो री क्या है, वंस अगेन, ए न्यू। री का मतलब है वंस अगेन, न्यू। और सर्च की मीनिंग है टू लुक फॉर समथिंग। टू लुक फॉर समथिंग। रिसर्च दो वर्ड से निकला, एक री की मीनिंग क्या है, वंस अगेन, ए न्यू। सर्च की मीनिंग से टू लुक फॉर समथिंग। अगर अगर सर्च जैसे हम ये कह सकते हैं टू फाइंड समथिंग। Therefore, research means close and careful examination of facts, relationship to discover new knowledge। रिसर्च में क्या होता है कि जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, उसकी केयरफुल एग्जामिनेशन करके उसके जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को डिस्कवर करके न्यू नॉलेज को डेवलप किया जाता है और उसको एक्वायर किया जाता है। आप सिंपल जो डिफिनीशन है रिसर्च की, तो आप ये कह सकते हो कि रिसर्च की मीनिंग है री मीन्स वंस अगेन, न्यू। सर्च की मीनिंग है टू लुक फॉर समथिंग। रिसर्च मीन्स क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। अब नर्सिंग में रिसर्च की मीनिंग क्या है और रिसर्च की डिफिनीशन क्या है वो हम समझ लेंगे। नर्सिंग रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस। नर्सिंग रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है और ऑर्डरली प्रोसेस है। टू फाइंड सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स कंसर्निंग टू नर्सिंग आर जनरेटिंग एंड रिफाइनिंग द नर्सिंग नॉलेज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और ऑर्डरली प्रोसेस है। सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम्स कंसर्निंग टू नर्सिंग, जनरेटिंग एंड रिफाइनिंग द नर्सिंग नॉलेज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो नर्सिंग रिसर्च क्या है? नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, एक ऑर्डरली प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए? जो प्रॉब्लम्स कंसर्निंग टू नर्सिंग है, नर्सिंग के कंसर्निंग वो कहाँ कहाँ किस नर्सिंग के किस किस एस्पेक्ट में आ सकती है। नर्सिंग के एस्पेक्ट्स में पेशेंट केयर के बारे में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए, इम्प्रूविंग क्वालिटी फॉर नर्सिंग केयर जो हम अप्लाई करते हैं पेशेंट्स को, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, नर्सिंग एजुकेशन में न्यू न्यू लर्निंग मेथड्स या कुछ ट्रेनिंग करने के लिए, और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको, उनके सॉल्यूशंस को फाइंडिंग करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू, एक साइंटिफिक ऑर्डरली प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डरली प्रोसेस है जो कंसर्न करती है किसके थ्रू,
तो किसके लिए? सॉल्यूशंस फाइंड करना, पेशेंट केयर के रिलेटेड, हम ये कह सकते हैं कि नर्सिंग एजुकेशन के रिलेटेड और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिलेटेड। ओवरऑल हम किस लिए करते हैं ये सब? पेशेंट के आउटकम को, पेशेंट के का जो हम क्वालिटी का जो केयर प्रोवाइड करते हैं उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये सब करते हैं। अब है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिसर्च। पहला है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? ए क्लियर कंसाइज समरी ऑफ द स्टोरी। एक क्लियर है कंसाइज समरी ऑफ द स्टोरी। कंसाइज समरी स्टोरी की डेट कम्युनिकेट्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरी, जो हमें बताती है कि इम्पोर्टेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है। एक ओवरव्यू आ सकता है कि हमें कि ये स्टडी किसके रिलेटेड है और ये क्या कहना चाहती है। जैसे एक हमने पहले पहले जो हम 8th 9th में पढ़ते थे तो जो स्टोरीज होती थी उसके सामने एक एब्स्ट्रैक्ट होता था, तो वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते थे, हमें पता चलती थी कि ये जो स्टोरी है वो किसके थ्रू किसके रिलेटेड है। ऐसे ही रिसर्च में एक एब्स्ट्रैक्ट, रिसर्च स्टडी में एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उस एब्स्ट्रैक्ट में समरी होती है, कंसाइज किसकी? एब्स्ट्रैक्ट में स्टडी के बारे में समरी। हमें ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है समरी ऑफ ए स्टडी, जो कम्युनिकेट करे नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टडी के बारे में। तो आप ये याद रख लो। दूसरा है डेटा। डेटा क्या है? यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स, जनरल मटेरियल ऑफ नॉलेज कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये किस किस से हम डेटा या इंफॉर्मेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है? फैक्ट्स के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में, कोई भी नॉलेज, पीस ऑफ नॉलेज को हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। आगे देखिए वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स आर क्वालिटीज, क्वांटिटीज, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, थिंग्स, सिचुएशन दैट कैन वेरी और चेंज। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स हैं क्वालिटीज, क्वांटिटीज। क्वालिटीज जैसे मिसाल तो किसी का बिहेवियर है। क्वांटिटी, क्वांटिटी जैसे हमारी हाइट है या वेट है, ये क्वांटिटी या नंबर है। जैसे किसी का हम कोई इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट या सप्लीमेंट देते हैं जिससे हाइट बढ़ती है, तो हाइट एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। तो जैसे हमने कोई सप्लीमेंट दे दिया और वेरिएबल वहाँ पे हाइट है, तो वो चेंज हो सकती है, वो इम्प्रूव हो सकती है। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, कैरेक्टर्स कोई डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीपल्स के। थिंग्स आर सिचुएशंस दैट कैन वेरी और चेंज। वेरिएबल्स वो क्वालिटीज हो सकती है, क्वांटिटीज हो सकती है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल जो, या सिचुएशंस जो चेंज हो सकती है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। जैसे स्मोकिंग है और लंग कैंसर है। स्मोकिंग काजेस लंग कैंसर। एक लंग कैंसर एक हमारा वेरिएबल है और एक स्मोकिंग जो है वो वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल कहलाता है। आगे हाइपोथेसिस एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ए स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप। ये स्टेटमेंट है प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप का बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी में ये एक प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप है। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है किसी चीज़ के बारे में। देखिए जैसे स्मोकिंग का कैंसर के रिलेटेड, तो स्मोकिंग काजेस कैंसर, ये मैंने प्रेडिक्ट किया। ये स्टेटमेंट हाइपोथेसिस कहलाता है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक क्या है? प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप में प्रेडिक्ट करता हूँ कि स्मोकिंग काजेस कैंसर। तो ये क्या है? ये एक हाइपोथेसिस है। सीधे याद रखना है कि ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन ए रिसर्च स्टडी। आगे लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसे कहते हैं। ये लिटरेचर रिव्यू इज डिफाइंड एज ए ब्रॉड, ये क्या है? ब्रॉड, comprehensive, in-depth, systematic and critical review of scholarly publication, unpublished printed or audiovisual material and personal communications। review of literature क्या है? ये एक broad comprehensive, ये
इन डेप्थ सिस्टमेटिक, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वो टॉपिक जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में जो भी अवेलेबल मटेरियल है, जो अवेलेबल डेटा है, जो स्टडीज़ है, जो जर्नल्स हैं, जो पब्लिकेशंस है, उनकी सिस्टमेटिक कम्प्रिहेंशुअली उसको रिव्यू करना, उसको पढ़ना। इससे क्या कहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। जो भी, जैसे मैं किसी टॉपिक में स्टडी कर रहा हूँ कि स्मोकिंग काजेस कैंसर, तो स्मोकिंग काजेस कैंसर में बहुत सारे पब्लिकेशन मुझे मिलेंगे, तो मैं उनको पढ़ूंगा, उनके बारे में डीप कम्प्रिहेंशुअली में पढ़ के देखूंगा कि वो स्टडीज़ क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, लिटरेचर रिव्यू। अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन द इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्टेड फॉर रिसर्च स्टडी। पॉपुलेशन क्या है? जो इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स, जिस चीज़ में हम स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ में जिस चीज़ में स्टडी कर रहे हैं, या सम कॉमन, जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हम ये क्या कर रहे हैं, जैसे हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं ओल्डर पीपल में, तो वो ओल्डर पीपल क्या आएगा, हमारी पॉपुलेशन आएगी जिनमें हम स्टडी कर रहे हैं, जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे हम खाली ओल्डर पीपल को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओल्ड पीपल है। तो उसको स्टडी के लिए जो सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है, तो उसी को तो रिसर्च स्टडी में क्या कहेंगे, उन्हीं को पॉपुलेशन कहा जाएगा। सैंपल, अब है सैंपल ए पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब पूरी की पूरी हम पॉपुलेशन को पे स्टडी नहीं कर सकते, हम उसमें से कुछ सैंपल को लेंगे, कुछ पीपल को ले लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे। ये एक पार्ट ऑफ और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का एक सबसेट, या एक हम कह सकते हैं एक पार्ट को ले लेंगे, सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च। जैसे 1000 लोगों में, ओल्ड एज पीपल में हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो ओल्ड एज सब में मैं स्टडी नहीं करूँगा, मैं करूँगा सेलेक्टेड उनमें से सेलेक्ट करके मैं लूँगा कि इन 10 लोगों पे स्टडी करूँगा, जो मुझे डिटरमाइन करेंगे सब में कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया पॉपुलेशन से पार्ट को। उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सैंपल। जैसे हम जाते हैं वो लेने के लिए, जैसे चावल लेने के लिए, तो चावल पूरा का पूरा पॉपुलेशन की तरह काम करेगा, और उसमें चावल हम दुकानदार को कहते हैं थोड़ा चावल दिखा दो, तो चावल हमें वो थोड़ा देता है, वो हमें सैंपल देता है कि आज बना के देख लेना, तो उसको सैंपल कहेंगे। जो पूरा का पूरा चावल है उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। द इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे पूरा का पूरा चावल है उसको क्या कहेंगे, हम पॉपुलेशन कहेंगे। उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं, लेकिन हम जो सैंपल लेंगे, सैंपल क्या लेंगे, उसमें से थोड़ा सा लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब है सैंपलिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन। क्या प्रोसेस से हम जो पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है, उससे हम सेलेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं सैंपलिंग। क्या प्रोसेस है? यहाँ पे दुकानदार ने कैसे ले लिया, हाथ से ले लिया सैंपल को, तो यार रेंडमली आंख बंद करके ले लिया, उसमें कोई भी आ सकता था। ऐसे ही सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग सेलेक्टिंग करने का मेथड, सैंपल को सेलेक्ट करने का मेथड, जिसके थ्रू सैंपल को सेलेक्ट किया जाएगा पॉपुलेशन से, टू रिप्रेजेंट इंटायर पॉपुलेशन। हमने वो चावल था जो दुकानदार के पास जो बोरी में, तो उससे हमने सैंपल ले लिया, उस सैंपल से क्या है, उस सैंपलिंग का जो मेथड है उसको क्या कहेंगे हम, सैंपलिंग। और ये सैंपल जो है वो इंटायर पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करना, ठीक है, उसको कहते हैं सैंपलिंग। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल को लेने की प्रोसेस को सैंपलिंग कहते हैं। जैसे हमने चावल ले लिया, चावल का हमें ले लेना है बोरी से, तो रेंडमली उसने ले लिया, वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू वो उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, सैंपलिंग कहा जाता है। ऐसे ही जैसे ओल्ड पीपल पे मैं स्टडी कर रहा हूँ किसी चीज़ का इफेक्ट चेक करने के लिए, जैसे स्मोकिंग का कैंसर में, ओल्ड पीपल में,
तो उन ओल्ड पीपल को सेलेक्ट करने के लिए मैं कोई मेथड यूज करूंगा, जिस मेथड के थ्रू मैं उन लोगों को सेलेक्ट करूंगा। तो उन लोगों को सेलेक्ट करने का जो मेथड है वो सैम्पलिंग कहा जाएगा। या तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो मेरे आसपास है उनको ले लूंगा, ये भी एक मेथड है, कन्वीनियंट मेथड, जिसके थ्रू जो मेरे पास अवेलेबल लोग हैं आसपास, जैसे पार्क में घूमने आते हैं, तो उनको सेलेक्ट करूंगा, तो उसको क्या कहेंगे, सैम्पलिंग। उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहेंगे। फिर है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की मीनिंग है एन इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर in an experimental study. Intervention or treatment introduced by the researcher in an experimental study. ये इंटरवेंशन है जो एक रिसर्चर इंट्रोड्यूस करता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। जैसे कि मैं लोगों पे स्टडी करना चाहता हूँ कि उनकी स्टडी जो है वो इम्प्रूव कैसे होगी, उनकी 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 लर्निंग प्रोसेस कैसे इम्प्रूव होगी। तो मैं उनमें क्या क्या एक एक्सपेरिमेंटल जो ट्रीटमेंट है वो मैं अप्लाई करूँगा। जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स को से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो ये ऑडियो विजुअल एड क्या है, ये इंटरवेंशन है। ऐसे ही जैसे मैं बच्चे रो रहे हैं, उनको मैं क्या दूंगा, जैसे बच्चे रो रहे हैं तो चॉकलेट देना। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया चॉकलेट दे के बच्चों को क्या करना, शांत करना। तो ये चॉकलेट क्या है, यहाँ पे ट्रीटमेंट है। फिर है पायलट स्टडी। ए पायलट स्टडी इज रिफर्ड टू स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी tryout. A pilot study is referred to a small-scale preliminary tryout of the method to be used in an actual large study. जो हम लार्ज स्टडी में एक्चुअली करने वाले हैं उसका स्मॉल स्केल में प्रिलिमिनरी ट्राई आउट करेंगे। जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं उसका स्मॉल हम स्मॉल स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में हमारी स्टडी कहाँ जाएगी, क्या जा रही है, क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी जो एक्चुअल स्टडी है उससे पहले स्मॉल स्केल में स्टडी करना, उसको पायलट स्टडी कहते हैं। उसमें हम वो सारे एक्चुअल मेथड्स यूज करते हैं जो हम आगे हमारी मेन स्टडी में करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें किसी के साथ एक्चुअल में मैच खेलना है, मेन मैच, वर्ल्ड कप का मैच खेलना है। तो उससे पहले हम नॉर्मली मैच खेल के देखते हैं, छोटा सा मैच खेल के देखते हैं 5 ओवर का, हमें 50 ओवर का मैच खेल के देखना है कौन जीतेगा। ऐसे हम पहले 5 ओवर का मैच खेल के स्मॉल प्रिलिमिनरी हम चेक करेंगे कि 5 ओवर में कौन कैसा कैसा हम प्ले करते हैं। वैसे ही अगर हमें कोई स्टडी करनी है तो पहले स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी ट्राई आउट करते हैं स्मॉल स्केल में, तो उसको हम कहते हैं पायलट स्टडी। मेन स्टडी से पहले स्मॉल स्केल में उसी स्टडी की तरह जो हम मेथड्स उसमें अप्लाई करते हैं वैसे ही करना, उसको क्या कहते हैं, पायलट स्टडी। फिर है एनालिसिस। एनालाइज मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग डाटा इन सच ए वे दैट रिसर्च क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है अपनी स्टडी में, उसको ऑर्गेनाइज करना। जैसे कोई भी जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्डर में सेट करना और उसको सेलेक्ट करना, स्क्रूटनाइज करना, जो इम्पोर्टेंट डेटा है जो एक्चुअल स्टडी को डिटरमाइन करेगा। तो उसको क्या कहते हैं, एनालिसिस। इंटरप्रेट करना कि जो डेटा है हमारे पास उसको ऑर्डरली वे में उसको अरेंज करना और उसको सेलेक्ट करना जो इम्पोर्टेंट है, जो रिलेटेड है जो हमें ज़रूरत है, उसको क्या कहते हैं, जो एक्चुअल में क्वेश्चन को आंसर करेगा। जिस क्वेश्चन के रिलेटेड हम रिसर्च करना चाहते हैं उसको क्या कहेंगे, हम एनालिसिस कहेंगे। एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम, और जिससे रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आंसर किया जा सकता है। ये नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। जो हमारे पास नई नॉलेज, जो हमारे पास पुरानी नॉलेज है उसको रिफाइन करना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई पेंट है, हमारे पास पेंट है, वो
काला पड़ जाता है, ऐसे उसको हम नया से पेंट करते हैं। वैसे ही हमारी जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, पुरानी हो जाती है। अब उसको रिफाइन करना है, न्यू करना है, तो हम रिसर्च करेंगे। वैसे ही हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ डेट हो गई हैं, उनको रिफाइन करना है, तो उसको रिफाइन करने के लिए हम रिसर्च करेंगे। एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, कुछ चीज़ें मिथ्स में या ओल्ड प्रैक्टिसेस है जो अभी रिलेवेंट नहीं है, उनको साइड करने के लिए हमें क्या करना है, साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज को लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, हम रिसर्च के थ्रू, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए और एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ज़रूरत है वो किस तरीके से आएगी, वो रिसर्च के थ्रू आएगी। डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दूसरा पॉइंट है इन्हांस बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इन्हांस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। थर्ड है प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए फाउंडेशन को प्रोवाइड करना। जैसे कुछ चीज़ें मिथ्स, जैसे मैंने बोला मिथ्स में, सुपरस्टिशंस में, जैसे ऐसा करने से ऐसा होता है। कुछ प्रैक्टिस हमारे ऐसी होती हैं जो मॉडर्न साइंटिफिक बेस पे नहीं होती है, लेकिन अब हाँ उसको अब नई नई चीज़ों को लाने के लिए, फाउंडेशन को रखने के लिए, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा। उन चीज़ों को रिजेक्ट करने के लिए हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। वो सॉल्यूशंस हम कैसे लाएंगे, थ्रू रिसर्च के लिए। और नई प्रैक्टिसेस को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो ये है प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। Help in expansion of knowledge. Expansion of knowledge which is essential for continued growth of nursing profession. नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, लिमिटेड नॉलेज जिस भी प्रोफेशन में होगी वो उतना देर टिक नहीं पाता है। अब मॉडर्न, आपको पता है कि मॉडर्न फील्ड में, मॉडर्न साइंटिफिक दौर में कितनी कितनी चीज़ें नई आती हैं। अब उसमें के साथ पेस रखना, जिस पेस से अभी का वर्ल्ड चल रहा है, तो उसके हिसाब से नॉलेज की भी एक्सपेंड, नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे गूगल आया है, अभी देखो चैट जीपीटी आया है, तो उसके साथ साथ नर्सिंग को भी एक्सपेंड करना है, क्योंकि मरीज तो पहले ही देख के आता है। तो इस तरीके से उस नॉलेज को एक्सपेंशन के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है, जिससे हमारा जो प्रोफेशन है वो आगे ग्रो करेगा। आइडेंटिफाइंग नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस दैट मेक डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस। नर्सिंग प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना जो हेल्थ केयर में डिफरेंस प्रोड्यूस करें पेशेंट के आउटकम को, जैसे इंडिविजुअल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो क्या कहती हैं, जो जो पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन वो क्या है, कॉस्टली है। देखो मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को स्पायरोमेट्री कराते हैं, स्पायरोमीटर 1000 रुपये में आएगा, लेकिन हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी तो क्या है, वो कास्ट इफेक्टिव है। तो इसको हम कहते हैं कास्ट इफेक्टिवनेस। जैसे मिसाल के तौर पर ORS का पैकेट है, वो आएगा 20-25 रुपये में। हम घर में जो पानी है उसमें नमक डाल के, थोड़ा सा नींबू एक डाल के तो हम बना सकते हैं। वो क्या है, कास्ट इफेक्टिवनेस है। जैसे फ्लूइड्स हैं, दूसरे एग्जांपल हम कह सकते हैं फ्लूइड्स हैं। पेशेंट को एडमिट करके इसमें हॉस्पिटल में फ्लूइड्स RL या NS चढ़ाना, वो क्या है, एडमिशन पेशेंट को करेगा। फिर टेस्ट होंगे, वो क्या है, एक कास्टली प्रोसीजर है। उसी में अगर पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है, ORS पिला देना, वो क्या है, कास्ट इफेक्टिव है। तो नर्सिंग में आइडेंटिफाइंग नर्सिंग केयर प्रैक्टिस दैट मेक डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस। हेल्थ केयर स्टेटस में ऐसी प्रैक्टिस लाना जो डिफरेंस क्रिएट करे इन इंडिविजुअल्स एंड जो कास्ट इफेक्टिव हो। ऐसी चीज़ें जो कास्ट इफेक्टिव, जैसे मैंने ORS की बताया कि अगर पेशेंट सिक है और उसको इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है, अगर पेशेंट को हम एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, तो वो कितना कास्टली होगा। इसी की तरह अगर हम पेशेंट के लिए हम ORS बना के देंगे, ORS की पैकेट पिलाएंगे, तो वो हमें जो है वो कास्ट इफेक्टिव बढ़ेगा। इन्हांस एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स।
कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो एक्यूरेट नहीं होती है, रिलायबल नहीं होती है। अब हमें जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको एक्यूरेसी में लाना, जो नर्सिंग एजुकेशन में है, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स में जो हमें हमें रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाते हैं, या जो नर्सिंग के ऐसी प्रैक्टिसेस है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, उनकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, तो उसको उसके लिए भी हमें रिसर्च की ज़रूरत है। डेवलप एंड रिफाइनिंग नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, डेवलप करना, न्यू थ्योरीज को डेवलप करना, और जो जो पुरानी थ्योरीज हैं उनको रिफाइन करना, उसके लिए भी हमें नर्सिंग रिसर्च की ज़रूरत है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स और आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, जो प्रॉब्लम्स है, जो नर्सिंग प्रैक्टिस में जितनी प्रॉब्लम्स हैं या जो हमें हमें ऑब्जर्वेशन में आती है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स के आंसर्स को ढूंढने के लिए नर्सिंग प्रैक्टिस के रिलेटेड, उस नर्सिंग एजुकेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए भी हमें रिसर्च की ज़रूरत है। बहुत सारी प्रैक्टिस, जैसे हम पेशेंट को लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करते वक्त हमें क्या, कभी कभार हाथ से फिसल के पेशेंट गिर जाता है, लेकिन उसमें हम ये प्रॉब्लम हमें मिलती है कि कभी कभार हम पेशेंट को अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाते, तो हम ऐसी कुछ डिवाइस बनाएंगे जिससे वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। तो ऐसी इन सब चीज़ों के लिए हमें नर्सिंग रिसर्च की ज़रूरत होती है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? एक है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। नर्सिंग रिसर्च जो होगी वो ऑर्डरली होगी और सिस्टमेटिक प्रोसेस होगी, स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट की गई होनी चाहिए। बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज, करंट प्रोफेशनल इश्यूज जो हैं उसके बेस पे होनी चाहिए। जैसे कोविड-19 का था, और कोविड-19 में हमें उस वक्त वही वाली नर्सिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत थी जो उस वक्त कोविड को टैकल करेगी। कोई आज कोविड-19 के बारे में हमें कोई प्रैक्टिस देगा, वो उतनी रिलेवेंट नहीं होगी, बजाय कि जो करंट जो इशू है, जैसे 2020 में कोविड था और उस वक्त कोई ऐसी नर्सिंग प्रैक्टिस आती जो पेशेंट के आउटकम को बढ़ाए, जो पेशेंट के जो केसेस को कम करे, तो उसको उस प्रैक्टिस वो अच्छी थी उस वक्त और रिलेवेंट थी उस वक्त। तो अभी के जो प्रोफेशनल इश्यूज हैं उसके बेसिस पे ही वो रिसर्च होनी चाहिए। पहला, गुड रिसर्च सिस्टमेटिक और ऑर्डरली प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरा, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज, करंट जो प्रोफेशनल इश्यूज हैं उसके बेसिस पे होनी चाहिए। बिगिन विद क्लियरली डिफाइंड पर्पस, स्टार्ट किससे होनी चाहिए? जो क्लियरली डिफाइंड पर्पस, हम क्या चाहते हैं इसके थ्रू, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। क्या हमारा गोल है वो डिफाइन होना चाहिए कि इस रिसर्च के थ्रू हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। emphasize to develop, refine and expand professional knowledge, emphasize to develop, refine and expand professional knowledge। किस में एम्फेसाइज होनी चाहिए वो रिसर्च? न्यू नॉलेज को रिफाइन, जो न्यू पुरानी नॉलेज है उसको रिफाइन करने के लिए, और एक्सपेंड प्रोफेशनल नॉलेज को एक्सपेंड करने में एम्फेसाइज वो देनी चाहिए, वो जो हमारी रिसर्च है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज, डायरेक्टेड, जो देखिए कोई भी प्रोफेशन होता है वो कुछ थ्योरीज के बेसिस पे होता है। तो हमारी जो भी रिसर्च होगी वो या तो थ्योरी को डेवलप करनी चाहिए या उस थ्योरी को टेस्ट करनी चाहिए। जैसे हमारे पास है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी, तो उसमें पेशेंट के रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है, हाइजीन है, उसको मेंटेन करके, लाइटिंग को, न्यूट्रिशन को मेंटेन करके क्या किया जाता है, पेशेंट के आउटकम को बढ़ाया जाता है, पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाता है। तो हम वो प्रैक्टिसेस को क्या है उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या है, वो रिलायबल है कि नहीं है, पेशेंट के आउटकम को बढ़ाती हैं या नहीं है। या हम कुछ ऐसी थ्योरी को डेवलप करेंगे। हमारी रिसर्च डायरेक्ट होनी चाहिए या थ्योरी को डेवलप करने के लिए, या जो अवेलेबल हमारे पास थ्योरीज हैं उसको क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए नहीं, सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए रिसर्च
रिसर्च करनी है। जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करने के लिए, उसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए रिसर्च होनी चाहिए, न कि और प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए। स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए रिसर्च होनी चाहिए। इन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और लॉजिकल प्रोसेस, ऐसी नहीं कि रिसर्च हो और वो इलॉजिकल हो, जैसे गॉड को फाइंड करना, ये एक इलॉजिकल चीज़ है कि हमें गॉड को फाइंड करना है, ये इलॉजिकल चीज़ है। या तो ये चीज़, तो हमें लॉजिकल हो और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। जनरेट फाइंडिंग्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, अप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो इलीगल हो, इथिकल हो, उसको यूज़ करके के नॉलेज को एक्वायर करना। हमें वही चीज़ें अप्लाई करनी है जो लॉजिकल हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं, जैसे मिसाल तौर पर किसी का ब्रेन ट्रांसप्लांट करना हो, लेकिन इथिकल इश्यूज के बेस पे नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे ही मेथड्स यूज़ करने हैं जो लीगल हो, इथिकल हो। और है फिर क्या है, कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कंडक्ट जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है, जो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि हमने सैंपल ले लिया, वो कोई रिलेवेंट ही ना हो, वो जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट ही ना करता हो। हमें वो सब चीज़ें देखनी है। हमारी गुड रिसर्च तभी कहेगी वो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन पे ही हो, और जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उसमें हो। 12 कंडक्टेड थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड्स, कंडक्ट होनी चाहिए अप्रोप्रिएट मेथड्स से एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। जैसे मैं बोल रहा था कि वो लीगल होने चाहिए, इथिकल गुड मेथड्स होने चाहिए, केयरफुल रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, केयरफुली रिकॉर्ड की गई रिसर्च होनी चाहिए और रिपोर्टेड, ठीक है। एडुकेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड रिसर्च, एडुकेटली और अप्रोप्रिएटली एनालाइज करके रिसर्च होनी चाहिए। फिर है पेशेंटली कैरिड आउट रिसर्च एक्टिविटी, सब्र से कैरी करने, ऐसे जल्दबाजी में नहीं। ऑब्जर्वेशन जो होनी चाहिए वो डीप होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और डीपली करके, ऐसे नहीं कि मतलब जल्दबाजी में, ठीक है। फिर है रिसर्च एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड कोरेज, रिसर्च में रिसर्चर का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होनी चाहिए और कोरेज भी होनी चाहिए। और एडुकेटली कम्युनिकेटेड, जो फाइंडिंग्स आई है वो कम्युनिकेट एडुकेटली करना है। आपने रिसर्च तो की, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना भी है, उसको पब्लिश या हम इसको क्लोज करते हैं, वो एडुकेटली होनी चाहिए। फिर थैंक यू। तो आज हमारा जो टॉपिक था ये नर्सिंग रिसर्च का था, और नर्सिंग रिसर्च का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, और रिसर्च के नीड के बारे में पढ़ा, और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, गुड रिसर्च क्या कहलाती है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब हमने इसमें पढ़ा। आगे हम फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।